हेलो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले करंट को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी रीजन से कोई चार्ज फ्लो कर रहा होता है, देन ऐसी कंडीशन में करंट नाम की क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते होते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली इसे हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यानी कि मान लेते हैं किसी ज्योमेट्रिकल रीजन से कुछ डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, देन हम लोग उस ज्योमेट्रिकल रीजन से जो करंट फ्लो होगा उसको लिखेंगे आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसके अलावा हम इसे एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं, बिकॉज जो चार्ज का मोशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका अपना एक डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे जो डी क्यू चार्ज है जो ज्योमेट्रिकल रीजन से क्रॉस कर रहा था, उसने इस डी टी टाइम में डी एल पैरल इतना मूवमेंट किया। सो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसी वेक्टर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ डी एल पैरल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, और साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो चार्ज मूव हुआ है वो डी एल पैरल को हम लोग ने वो डायरेक्शन माना है जिसमें कि हमारा मूवमेंट हो रहा है, देन उसके अलॉन्ग जो यूनिट कैप है डी एल पैरल कैप वो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और हम ध्यान से देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी और कुछ नहीं बल्कि उस डी क्यू का वेलोसिटी हो जाएगा। इन दैट कंडीशन हम लोग करंट को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा ये जो चार्ज ट्रैवल कर रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की ज्योमेट्रीज के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। हो सकता है ये किसी कर्व के अलोंग ट्रैवल कर रहा हो, या फिर किसी सरफेस के अलोंग होते हुए ट्रैवल कर रहा हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट में ट्रैवल कर रहा हो। इन दैट कंडीशंस हम इन तीनों ही कंडीशंस में करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आइए एक एक करके उन सबको हम एनालाइज करते हैं। सो हमारा चार्जेस कुछ इन ज्योमेट्रीज के अलोंग सरफेस या कर्व या हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल करते हुए कुछ इस तरह से फ्लो कर सकते होते हैं। इन तीनों ही कंडीशंस में हम लोग करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कर्व के ऊपर हम एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर एक डी एल पैरेलल नाम का एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो इसी वायर के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, सो उस पॉइंट पे जो भी चार्ज का फ्लो होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा, वो उसी डी एल पैरेलल के अलॉन्ग ही होगा। मान लेते हैं इस डी एल पैरेलल जो हमारा छोटा सा एक एलिमेंट है उसके अंदर कुछ डी क्यू चार्ज था। डी क्यू चार्ज वो चार्ज जो कि वहां पर से निकल के आगे चला गया। यहाँ पे हम लोग डी एल पैरल के टोटल अंदर में कितना चार्ज है डी एल डी क्यू उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैसे चार्ज की बात कर रहे हैं जो वहां पे नहीं रहा, स्टैटिक नहीं रहा, बल्कि उससे आगे चला गया डी एल पैरल की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए। और ऐसा ये सब कुछ डी टी टाइम के अंदर में हो रहा है। इन दैट कंडीशन हम लोग करंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिर से डी एल पैरल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इससे हमें ये क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पर ये क्वांटिटी फिर से उस डी क्यू चार्ज का हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, बिकॉज हमारा डी क्यू चार्ज ने उस डी एल एलिमेंट को क्रॉस करके वो आगे निकल गया इन डी टी टाइम। एंड बिकॉज ये बहुत ही छोटा सा इन्फाइनेटिसमली स्मॉल टुकड़ा है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हर एक ने लगभग डी एल पैरेलल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आगे निकल गए। इसके अलावा यहाँ पर इस क्वांटिटी को हम लोग लैम्डा कहते हैं। ये लैम्डा क्या है? तो इस लैम्डा को हम लोग कहते हैं मोबाइल लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि उन चार्जेस की लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि वहाँ पे स्टेबल नहीं रह रहे हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करंट को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस सरफेस में मानते हैं कि यहाँ पर से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ पर से करंट एग्जिट कर रहा है, और जो यहाँ पर से कुछ डी क्यू इतना चार्ज एंटर कर रहा है, एक छोटा सा डी एल परपेंडिकुलर एलिमेंट जो कि इस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, उसमें से एक बहुत पतला सा हम लोग रिबन कंसीडर करते हैं जिसके अलोंग ये डी क्यू चार्ज फ्लो करते हुए बाहर जा रहा है। अब इस करंट फ्लो के अलोंग हम एक पतला सा डी एल पैरेलल हिस्सा कंसीडर कर लेते हैं। इसके कारण से हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट बन रहा होगा। मान लेते हैं उसका चार्ज जो है वो डी क्यू चार्ज है और डी टी टाइम में ये यहाँ से निकल के आगे जा रहा है। अब क्योंकि इस रिबन से हमारे पास इस पूरे सरफेस में जाने वाले पूरा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बल्कि डी एल परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर जितना हमारा करंट है बस उतना ही फ्लो कर रहा है, जो कि पूरे करंट का एक छोटा सा हिस्सा होगा, तो उसे हम लोग डी आई लिख सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे डी आई वेक्टर को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग उसे डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, इंटू डी एल पैरल कैप लिख सकते हैं जो कि इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा।
अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मोबाइल सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम लोग उस चार्ज को कंसीडर करते हैं सरफेस के ऊपर जो मूव कर रहा है, जो स्टैटिक नहीं है। तो उसका भी अपना एक सरफेस, क्योंकि सरफेस के ऊपर स्प्रेड हुआ है, तो उसका भी अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो उसके टर्म्स में यहाँ पर जो डीएल पैरेलल और डीएल परपेंडिकुलर के कारण जो एरिया एलिमेंट बन रहा होगा, उसके कारण से वहाँ पे जो डी क्यू चार्ज होगा उसको हम लोग इस सिग्मा यानी कि मोबाइल सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं एज सिग्मा इंटू डी ए। बस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग ने एरिया से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर जो हमारा एरिया एलिमेंट है, चूंकि वो डीएल पैरेलल और डीएल परपेंडिकुलर से बना हुआ है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एरिया एलिमेंट हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग डी आई वेक्टर को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डी एल पैरेलल इंटू डी एल पैरेलल कैप डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्वांटिटी और कुछ नहीं बल्कि हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ सिग्मा इंटू वी वेक्टर को हम लोग न्यू क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, दैट डी आई वेक्टर इज जस्ट के वेक्टर इंटू डी एल परपेंडिकुलर वेक्टर, जहाँ पे के वेक्टर को हम लोग सिग्मा इंटू वी वेक्टर लिखते हैं, और सिग्मा हमारा कुछ नहीं बल्कि मोबाइल सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी उस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जो स्टैटिक नहीं है बल्कि मूव हो रहा हो। इसमें से पहला वाला इक्वेशन बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं, देन इसे इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल करंट जो इस सरफेस के थ्रू फ्लो कर रहा होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम इसे किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम लोग मान सकते हैं कि हमारे पास एक पतला सा ट्यूब है, जिसके अलॉन्ग हमारे करंट का, टोटल करंट का नहीं बल्कि उसके एक छोटे से डी आई पार्ट का फ्लो हो रहा हो। करंट के अलॉन्ग इसमें हम लोग एक डी एल पैरेलल एलिमेंट मान सकते हैं, और करंट के परपेंडिकुलर हम लोग एक एरिया एलिमेंट मान सकते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे डी ए परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके कारण से हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट फॉर्म हो रहा होगा, और उस वॉल्यूम एलिमेंट के चार्ज को हम लोग डी क्यू कहते हैं। मान लेते हैं डी टी टाइम में ये पूरा डी क्यू चार्ज जो है वो इस वॉल्यूम एलिमेंट से आगे निकल जा रहा है। इन दैट कंडीशन हम लोग यहाँ पे फिर से डी आई वेक्टर को कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो करंट होगा वो डी क्यू बाई डी टी इंटू हमारा जिसके अलॉन्ग, जो उसके फ्लो के अलॉन्ग जो हमारा पैरेलल वेक्टर है डी एल पैरेलल, उसके अलॉन्ग यूनिट क्या है, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है, जो मोबाइल चार्ज है, वो एक वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड आउट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर एक क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मोबाइल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वो चार्ज डेंसिटी है ये जो कि एक जगह स्टैटिक नहीं है बल्कि मूव हो रही है। तो इसके मदद से हम लोग जो हमारा डी क्यू चार्ज है, जो कि हमारे डी एल पैरेलल और डी ए परपेंडिकुलर, इनके कारण से जो वॉल्यूम एलिमेंट बन रहा है उसका चार्ज है, उसे लिख सकते हैं एज रो इंटू डी एल इंटू हमारा डी वी, और डी वी हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा बल्कि डी एल पैरेलल इंटू डी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो फाइनली हमारे करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ से हम लोग फिर से देख सकते हैं कि डी एल पैरेलल इंटू डी एल पैरेलल कैप डिवाइडेड बाई डी टी, ये पूरा क्वांटिटी और कुछ नहीं बल्कि उस डी क्यू का वेलोसिटी हो जाएगा, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर अब हम लोग रो इंटू वी वेक्टर को एक और नई क्वांटिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारा डी आई वेक्टर एक नए वेक्टर जे वेक्टर इंटू डी ए परपेंडिकुलर होगा, जहाँ जे वेक्टर रो वी के बराबर होगा, और रो हमारा यहाँ पे मोबाइल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर हम लोग ने दो और नई तरह की क्वांटिटीज को डिफाइन किया है, के और जे, और इनके भी अपने अपने नाम हैं। के को हम लोग कहते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, और जे को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी। आइए अब हम इन पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर दिया गया है, और इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो जे है, जो हमारा वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, वो कांस्टेंट है। ऐसे कंडीशन में हमें करंट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि इसका जो हमारा सिलिंड्रिकल वायर है उसके सर्कुलर फेस का जो रेडियस है वो ए है, और साथ साथ जो जे वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है वो हमारे हमारे इस सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है, यानी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करंट को कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर इस फेस के ऊपर एक छोटा सा डी ए परपेंडिकुलर एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अबाउट हम लोग डी आई करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं एज जे डी ए, जहाँ पर
जे और डी आई दोनों का ही डायरेक्शन हमारा जो एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, तो हम लोग अगर उसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को रिलेट करेंगे तो आपस में कुछ इस फॉर्म में दिख रहे होंगे। अब हम इन दोनों ही साइड्स पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और क्योंकि हमारा जो जे वेक्टर है उसका जो आर वेक्टर है जो जिस डायरेक्शन में है वो क्योंकि हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो हम इंटीग्रेट करते समय हमें वेक्टर सम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली, और उसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं और इससे हमारा इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का दिखेगा। अब हमारा जो डी ए परपेंडिकुलर है इसे हम पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा जो सर्कुलर फेस है उसका एरिया हो जाएगा। तो इससे हमारा जे कुछ इस फॉर्म में आएगा, एरिया जो है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, और हमारा करंट और जे के बीच में ये रिलेशन होगा। यहाँ पर एक बात जो हमें ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है वो ये बात है कि यहाँ पर हम लोग ने सिंपली इंटीग्रेट इसीलिए कर दिया बिकॉज जे का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन वो हर बार एक ही है, बट अगर वो डिफरेंट हो रहा होता देन हमें यहाँ पर वेक्टर्स कंपोनेंट में ब्रेक करके तब इसे ऐड करना होता। हमारा दूसरा क्वेश्चन पहले वाले से मिलता जुलता है, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही सिलेंड्रिकल वायर है, बट इस बार जो हमारा करंट का फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरफेस के ऊपर हो रहा है, इंटरनली उसके अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और जो हमारा के है वो कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन सरफेस के सरफेस के अलॉन्ग है और पैरेलल है हमारे इस सिलेंडर के एक्सिस के। इन दैट कंडीशन हमें इसमें करंट को कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस बार भी हम लोग सिमिलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, बस हम लोग को वहाँ पे के का यूज़ करना होगा यानी कि सरफेस करंट डेंसिटी का, और इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर फिर से क्योंकि के का डायरेक्शन कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ हम लोग डायरेक्टली यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड्स का, और फिर हम इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पर के कांस्टेंट होने के कारण से बाहर आ गया, और डी एल परपेंडिकुलर का इंटीग्रल हम करेंगे तो वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे उस सर्कुलर फेस का पेरीमीटर हो जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा जो कि 2 पाई आर है। तो हमारा फाइनली करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक वैसा ही सिलिंड्रिकल वायर है, इस बार करंट फिर से हमारे उसके अंदर टोटली फ्लो कर रहा है इंटरनली भी, और इस बार हमारा जो है जे जो है जो कि हमारा वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, वो भी हमारे एक्सिस के अलॉन्ग ही पॉइंट कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड सम कांस्टेंट टाइम्स आर के फॉर्म में है, वेयर आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम उस एक्सिस से। यहाँ पर भी अब हम लोग करंट कैलकुलेट करने के लिए सेम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। हम लोग पहले डी आई को एक छोटे से एक परपेंडिकुलर एरिया एलिमेंट के थ्रू कुछ इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस इस बार भी जे का जो हमारा डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड कंपेयर करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक अप्रोप्रिएट एरिया एलिमेंट का यूज़ करना होगा ताकि ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर एक रिंग कंसीडर कर लेंगे, एक सर्कल कंसीडर कर लेंगे, और डी आर थिकनेस का एक डिस्क कंसीडर कर लेंगे, और उसको हम लोग डी ए परपेंडिकुलर अपना ज्यूम कर लेंगे। इन दैट कंडीशन कुछ ये ऐसा दिख रहा होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने डी ए परपेंडिकुलर को कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, और जे का जो हमारा वैल्यू है अल्फा, उन दोनों को ही पुट करने पे हमें ये मिलेगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पूरे क्रॉस सेक्शन को कवर करने के लिए हमें रेडियस का r इक्वल टू 0 से हमारा जो a तक है वहाँ तक इंटीग्रल करना होगा, और यहाँ पर जब हम अपने लिमिट्स को पुट करते हैं और इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सो हमारे करंट का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। हमारा ये क्वेश्चन पिछले वाले के मुकाबले एग्जैक्टली सेम है, बस इस बार जे जो है वो अल्फा आर के फॉर्म का नहीं है बल्कि अल्फा बाय आर के फॉर्म का है। इन दैट कंडीशन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर डायरेक्शंस भी एग्जैक्टली पिछली बार की तरह एक्सिस के अलॉन्ग ही है और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो हमें बिल्कुल पिछली बार की तरह हम एक इंटीग्रल फॉर्म कर सकते हैं। सेम ही हम लोग एक डिस्क को कंसिडर कर सकते हैं डी परपेंडिकुलर के फॉर्म में, और इस पूरे इंटीग्रल पर फॉर्म करने पे हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। सो हमारा डी आई जो है वो जे इंटू डी ए परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम वैसा ही डिस्क कंसिडर करते हैं देन जे और डी ए परपेंडिकुलर का वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहाँ पे आर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसे इंटीग्रेट करके पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमें 0 से लेके ए तक का इंटीग्रल करना होगा, और इन लिमिट्स के साथ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो हमारे करंट का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।
मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ रीजन से हमारे पास करंट एंटर कर रहा है और कुछ से हमारा एग्जिट कर रहा है, यानी बेसिकली चार्ज इसमें कुछ जगह से आ रहा है, कुछ जगहों से जा रहा है। इन दैट कंडीशन इसके हर एक पॉइंट पर हमारे पास जे डिफाइंड होगा, यानी वॉल्यूम करंट डेंसिटी डिफाइंड होगी, और हम सरफेस के ऊपर एक छोटा सा डी एलिमेंट कंसिडर करके वहां पर जो हमारा करंट होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इस छोटे से रीजन से हमारा करंट जो एंटर कर रहा है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, देन वो J इंटू डी ए हो जाएगा, बिकॉज डी ए हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और J जो है उसके डी ए के साथ प्रोडक्ट लेके हमारा डी आई वेक्टर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एक्चुअल में सेम होगा। और इसीलिए अगर हम डी आई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली J इंटू डी ए कर सकते हैं, जहाँ पे जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग अपने सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हर एक जगह पे जाकर इस छोटे छोटे को कैलकुलेट कर सकते हैं और उन सबको इंटीग्रेट करके टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस सरफेस के अंदर एंटर या एग्जिट कर रहा है इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमें कुछ इस फॉर्म का दिखेगा, जहाँ पर S हमारा इस पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जे के मैग्नीट्यूड लेने के कारण से एक बात ये हो गया कि करंट अंदर जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है ये अभी हमें पता नहीं है। ये बस हमें टोटल वो करंट वो बता देगा, वैल्यू ऑफ दैट चार्ज पर यूनिट टाइम जो कि इस सरफेस से क्रॉस कर रहा है, वो एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, हमें इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बदले में हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जे और डीए वेक्टर जो सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर करंट के परपेंडिकुलर वाले में नहीं है बल्कि एरिया कोई भी एक एरिया एलिमेंट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करें। डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें ऑब्वियसली डीए का हमारा परपेंडिकुलर वाला सिर्फ कंपोनेंट आ जाएगा, बट इसी कारण से क्या होगा कि डीए का अगर जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसका हम डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, देन जे इनवर्ड और आउटवर्ड होने के कारण से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स के कारण से हमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होगी। सो हम लोग आई को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात हम नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग जो एरिया एलिमेंट यूजुअली लेते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। इन दैट कंडीशन जितना भी चार्ज का आउटवर्ड फ्लो हो रहा होगा उसके कारण से इंटीग्रल में पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूड होंगी, और जितना इनवर्ड फ्लो हो रहा होगा उसके कारण से नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड होंगी। इसका मतलब ये टोटल इंटीग्रल अगर पॉजिटिव है देन दैट मीन्स कि टोटल नेट करंट जो है वो बाहर की ओर फ्लो कर रहा है, और अगर टोटल ये जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि करंट का टोटल यानी चार्ज टोटल इनवर्ड की ओर मोशन हो रहा है। सो इस तरीके से हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चार्ज हमारा बाहर जा रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू देन एक नेट बाहर की ओर फ्लो हो रहा है, अगर नेगेटिव वैल्यू है देन नेट इनवर्ड फ्लो हो रहा है, और अगर जीरो है देन चार्ज का कोई नेट फ्लो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि हम इसे टोटल सरफेस के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह के क्लोज इंटीग्रल की वजह से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम अपने वेक्टर कैलकुलस पोर्शन को याद करें देन ये इंटीग्रल कुछ फेमिलियर है, हम लोग अपने स्पेशल कुछ थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं, बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और उसकी मदद से ये हमारा और कुछ नहीं जे के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, जिसको कि कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो है। सो रो को अगर हम लोग का वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं देन उससे हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, और टोटल चार्ज जो हमें मिल रहा है इस सरफेस के ऊपर का, सॉरी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का टोटल चार्ज, उसे टाइम में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज जो है वो बाहर की ओर या अंदर की ओर फ्लो कर रहा होगा। बिकॉज जब ये जो टोटल चार्ज है उसका टाइम डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका मतलब होगा इसका टोटल चार्ज इंक्रीज हो रहा है समय के साथ। दैट मीन्स इसके अंदर जो करंट है वो अंदर से बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, और जब हमारा जो टोटल चार्ज है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो चार्ज है वो घट रहा है, इसका मतलब है कि एक नेट आउटवर्ड फ्लो होगा। सो हम लोग कुछ जो हमारा करंट है, जो टोटल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो करंट कितना इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, जो हमारा करंट ही है, उसको हम लोग कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमारा टोटल चार्ज ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, और जो नेट फ्लो ऑफ करंट है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात जो हम नोटिस करेंगे वो ये है कि इधर साइड जो हमारा लेफ्ट साइड वाला का हम लोग ने करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया था उसमें नेट आउटवर्ड फ्लो के समय में ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही थी, बिकॉज देन वो डी ए के साथ अलाइन था और हमारे पास एक नेट आउटवर्ड फ्लो आ रहा था। इस वाले में क्या हो रहा है, करंट जब बढ़ रहा होगा, सॉरी अंदर में जब चार्ज बढ़ रहा होगा तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि करंट का बाहर से इनवर्ड की ओर फ्लो हो रहा होगा। सो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बल्कि नेगेटिव्स हैं एक दूसरे के।
और अब हम इन दोनों के ही एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन जिस ढंग से है, यहाँ पर मैथमेटिकली हम लोग अपने टाइम के एस्पेक्ट का इस डेरिवेटिव को हम लोग अपने इस वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं, और इससे हमारा करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिकॉज बेसिकली जितना करंट पर यूनिट टाइम हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर रहा होगा, उसी से हमारा जो चार्ज जो हमारा है इसके अंदर का टोटल चार्ज वो इंक्रीज हो रहा होगा। उसी कारण से हमारा रो जो है, जो कि वॉल्यूम चार्ज है, वो इंक्रीज हो रहा होगा। सो इसीलिए हम लोग सिंपली बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से इन दोनों ही क्वांटिटीज को आपस में इक्वल कर सकते हैं, और उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इर्रिस्पेक्टिव कि हम लोग कौन सा वॉल्यूम एलिमेंट चूज कर रहे हैं और कैसे ही है, ये सभी चूंकि आर्बिट्री है, कंप्लीटली आर्बिट्री, सो हमारे इंटीग्रेंड जो अंदर में है उन्हें आपस में इक्वल होना ज़रूरी है, और इसके कारण से हम लोग इस एक्सप्रेशन पर आते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लगाना है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाला है कि यहाँ पर जो हमारा रो है वो रो वी वाले जे इक्वल टू रो वी वाला एक्सप्रेशन वाला नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग सिर्फ मोबाइल वॉल्यूम चार्जेस को कंसिडर कर रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर कर रहे हैं। सो ये वाला रो और वो वाला रो दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। तो यही हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मैग्नेटोस्टैटिक्स जो होता है उसके अंदर में हम लोग स्टेडी करंट को कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी ऐसे करंट जिनसे जितना चार्ज किसी सिस्टम के अंदर में आ रहा है उतना ही चार्ज उससे बाहर भी जा रहा होता है। इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा होता है। सो इन मैग्नेटोस्टैटिक्स हमारा डी रो बाई डी टी वाला टर्म जीरो होगा। दैट इज, इसका मतलब है कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारा जो जे क्वांटिटी है उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा। तो आज हम लोग ने देखा कि कैसे अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम हो और उसके अंदर में चार्जेस में मोशन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे करंट नाम की क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी कई इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जैसे कि के और जे, इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्लियरली डिस्क्राइब कर सके। साथ साथ इन पे बेस को सिंपल एग्जांपल्स देखे और इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखा, जो कि और कुछ नहीं है बल्कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करना है। और साथ साथ देखा कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमें कौन से फंडामेंटल इक्वेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।